નમસ્કાર, હું અનિશા મહતો. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝનો વિશેષ એપિસોડ. અત્યારે જો આપણે વાત કરીએ તો 75માં સ્વાતંત્રતા દિવસની આપણે સૌ જ ઉજવણી કરી રહ્યા છે. અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને ધામધૂમપૂર્વક 15મી ઓગસ્ટને લઈને શહેરમાં પણ વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. 15મી ઓગસ્ટ સ્વાતંત્રતા દિવસની સૌ કોઈ દ્વારા કહી શકાય કે દેશભક્તિમાં જ સમગ્ર દેશ હોય છે. તેવામાં અત્યારે એક ફિલ્મ પણ રિલીઝ થઈ છે, ભુજ. આ મૂવીમાં અજય દેવગન દ્વારા અત્યારે કહી શકાય કે અજય દેવગન દ્વારા અત્યારે જે કહી શકાય કે ભૂમિકા ભજવવામાં આવી છે તે આપણા વડોદરાના પ્રાઇડ, તેમનું જ પાત્ર તેમના દ્વારા અત્યારે ભજવવામાં આવ્યું છે, વિજય કાર્ણિક. હવે આપણે પણ એવું થશે કે કોણ છે આ અને કેવી રીતે આ સ્ટોરી સામે આવી છે, કારણ કે અત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો ઘણા ઓછા લોકોને અત્યારે આ કહાની વિશે ખબર હશે. પરંતુ ભુજ મૂવી હવે આવી ચૂકી છે. કેટલાક લોકોએ જોઈ પણ હશે, કેટલાકે અત્યારે નહીં પણ જોઈ હોય. પરંતુ તેના રિયલ હીરો સાથે નહીં, આપણે રિયલ હીરો સાથે આજે વાત કરીશું સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના આ સ્પેશિયલ એપિસોડમાં. પાકિસ્તાનની જ્યારે વાત કરવામાં આવે તો પાકિસ્તાની હંમેશાથી એક નાપાક હરકતો રહી છે. આપણને વારંવાર પાકિસ્તાનને મોકો આપ્યો છે, પરંતુ હવે નહીં. 1971માં પણ કંઈક એવું જ બન્યું હતું. ભારતના 13 જેટલા કહી શકાય કે એરબેઝ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો ને તેમાંથી એક ભુજ હતું અને તેમાં વિરાંગનાઓ હતી. અને જેવો દ્વારા અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે આર્મી હોય છે, નેવી હોય છે, એરફોર્સ હોય છે, પરંતુ તેની અંદર વિરાંગનાઓએ ખૂબ જ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે અને આ ખૂબ જ મહત્વનો પાર્ટ છે. આપણે તેમની સાથે વધુ તેના વિશે જાણીશું. અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે વિજય કાર્ણિક સર. स्वागत है आपનું सर स्पार्क टुडे न्यूज़ में. આગળનું इंटरव्यू હવે હું हिंदी में લઈશ. सर, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की हमेशा से नापाक हरकतें रही हैं और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि 13 जितने जो एयरबेज है उस पर हमला किया गया था और उसमें से भुज भी था. लेकिन उस वक्त जो वीरांगनाएं हमारे साथ जुड़ी थी, सबसे पहले तो आप बताइए कि वो वीरांगनाएं हमारे साथ कैसे जुड़ी थी. जो हम बात कर रहे हैं, आपने क्या किया था उस वक्त, कैसे वो हमारे साथ जुड़े थे? हाँ, इसके लिए मुझे बैकग्राउंड बताना पड़ेगा जी. एक तो पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये मेरी तीसरी लड़ाई थी और मैं सबसे यंगेस्ट बेस कमांडर था. जी. और भुज बहुत इम्पोर्टेंट बेस था और मुझे फ़ख्र है कि मुझे ये कमांड मिला, ये बेस कमांडर का. मैं सिर्फ कोऑर्डिनेटर था और मेरी 9 साल की सर्विस थी. बाकी जो बेस कमांडर थे वो 18 से 20 साल के सर्विस वाले थे और वो विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन मेरे से ऊंची रैंक वाले थे. और वैसे भी और एक बताना चाहता हूँ कि ये वॉर में हम 4 भाई थे. मैं, मेरा छोटा भाई वो आर्मी में है, आर्मी में था, वो कैप्टन के रैंक पर था और वो राजस्थान बॉर्डर पर लड़ रहा था. उससे छोटा लक्ष्मण कार्णिक करके था, वो फाइटर पायलट है, फाइटर पायलट था और वो मेरे साथ भुज में था. और सबसे छोटा अजय कार्णिक, वो जामनगर में अपना ऑपरेशंस रूम की ड्यूटी निभा रहा था. जी. अब हम चारों रिटायर हो गए हैं. मैं विंग कमांडर रिटायर हुआ, मेरा आर्मी वाला भाई मेजर जनरल रिटायर हुआ और इसके लक्ष्मण विंग कमांडर रिटायर हुआ और अजय एयर मार्शल करके रिटायर हुआ. तो ये बहुत हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 4 भाई एयरफोर्स ऑफिसर के हुद्दे पर एक ही लड़ाई में लड़ रहे थे. ये इंडिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ. हाँ, अब मैं बताता हूँ कि ये जब मैं कमांड कर रहा था ये भुज एयरबेस, तो 3 तारीख को शाम को करीब 5:30-6 बजे पाकिस्तान ने हमारे 13 हवाई अड्डों पर एक साथ अटैक कर दिया. तो फिर काफ़ी हम तैयार थे क्योंकि हमें पता था कि इन लोग अटैक करने आते हैं. 65 वॉर में भी उन्होंने इसी तरह से, जी बिल्कुल, उसको हम कहते हैं प्री एम्प्टिव अटैक किया था. तो भुज में भी अटैक हुआ. एक बम रनवे के बाजू में गिर के थोड़ा सा नुकसान हुआ, मगर हमारे ऑपरेशन चलते रहे. उसी रात को फिर हमने एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने पूरा मोर्चा खोल दिया जैसा कि प्लान करके रखा था, ऑलरेडी प्लान करके रखा था. तो पूना से बॉम्बर्स कराची पर हमला करने गए रात को
जैसा भी दिन हुआ मिक्स और हंटर्स, ये हवाई जहाज जामनगर से उन्होंने धावा बोल दिया कराची पर। भुज से भी जहाज़ भेजे हमने, वो भी अटैक करना चालू कर दिए। इस तरह से कराची पर अटैक चालू हो गया और रोज़ ही यही सिलसिला था। रात को बॉम्बर जाते थे, दिन को हंटर्स मिक्स जाते थे। तो 3 तारीख को भुज पर हमला हुआ, 4 को हुआ, 5 को हुआ, 6 को हुआ, 7 को भी हुआ। मगर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। वो रनवे डैमेज होता था, फिर हम रिपेयर कर लेते थे। हमारे पास रिपेयर टीम थी, कॉन्ट्रैक्टर के सामने हमें कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा था। तो हम बोलते थे कि यहाँ अब इक्विपमेंट भी हमने रखा था, तो वो आके रिपेयर करते थे। मगर फिर क्या हो गया कि 5 और 6 तारीख को हमने उनके एक एक जहाज़ मार गिराए वहाँ भुज के ऊपर। तो 2 जहाज़ गिर गए, आधी कराची जल रही थी। तो पाकिस्तान ने अपना रुख पूरा बदला। उन्होंने बोला कि किसी भी हालत में हमें ये बाजी पलटनी है और हमें कच्छ पे कब्ज़ा करना है। तो उन्होंने सोचा कि पहले बात तो ये एयरफोर्स बेस जो है भुज का, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दो ताकि वो अटैक नहीं कर सके और हमारी आर्मी आराम से रन ऑफ कच्छ से अंदर भुज के तरफ, कच्छ के तरफ आ सके। तो उन्होंने फिर 8 और 9 के रात को एक के बाद एक, सुबह शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक एक के बाद एक जहाज़ भेजे। कंटिन्यूस बॉम्बिंग चलते रही रात भर और उन्होंने टाइम बॉम्ब भी डाले, ये भी बड़े बड़े बॉम्ब भी डाले, नेपम बॉम्ब। तो ये सिलसिला चलता रहा। जब ये चलता रहा तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन हिल रहा था। ग्लास पेन वगैरह वो क्रैक हो रहे थे, बिल्डिंग भी क्रैक हो रही थी। और भुज टाउन जो पास में था वो भी बहुत ज़ोर से हिल रहा था। बहुत उनको भी ट्रेमर से उनका जो कच्चे मकान थे वो भी थोड़ा क्रैक हो रहे थे। तो इससे बहुत घबराहट हो गई भुज के लोगों में। काफ़ी नुकसान भी होगा। और वो वहाँ से भागना चालू कर दिया। उनको जो भी मिला पैदल निकल पड़े। बैलगाड़ी वहाँ से, हाँ, पूरा भुज रात को खाली हो गया, सब लोग भाग गए। और हमें पता नहीं था क्योंकि हम अपने इसमें माहौल में थे, हमारे ऊपर बॉम्बिंग हो रही थी। मगर जैसे दिन हुआ और बॉम्बिंग ख़त्म हो गई उनकी, तो हमने फिर ज़रा जायज़ा लिया कि क्या कितना डैमेज हुआ है। रनवे के पास तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ टाइम बॉम्ब भी फूट रहे थे। तो हमने हेलीकॉप्टर से जाके देखा कि रनवे बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था और बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। तो मैंने मेरे इंजीनियर को बुलाया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाओ और इसके मरम्मत चालू करो और जल्दी से फिर इसको ठीक करना है। मैंने कमान को बताया कि मेरा बेस नॉन ऑपरेशन हो गया है। एक सुखोई स्क्वाड्रन पंजाब से आने वाला था उसी दिन, उसको रोक के रखा कि अभी रुक जाओ, जब रनवे ठीक हो जाएगा तब आ जाना। फिर उतने में इंजीनियर ने आके मुझे बताया कि साहब ये सब तो भुज टाउन भाग गया है, आजू बाजू के गांव भी भाग गए हैं, लोग नहीं और उसमें अपने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो तो वो भी भाग गए, तो कोई भी लेबर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिर कमांड को बोला, फिर लोकल अथॉरिटीज़ को बोला, कलेक्टर वगैरह को भी है, तो वो भी कह रहे थे कि कोई भी एयरफोर्स के अंदर तो क्या आसपास में आने को तैयार नहीं, कि इतना वो टाइम बॉम्ब भी चल रहे थे जी। तो बहुत ये मुश्किल का प्रॉब्लम था कि किसी भी हालत में वॉर के टाइम पर कोई भी एयर बेस नॉन ऑपरेशन होना ये बहुत ख़तरे की निशानी है। तो फिर इसमें हमने बोला कि अब कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। तो मुझे याद आया क्योंकि 1-2 फंक्शन में मैं गया था, माधोपुर गांव है वहाँ पर, बहुत रिच गांव है काफ़ी। हाँ, कहा जाता है कि विलेज जो है वो काफ़ी रिचेस्ट विलेज है इंडिया का, ऐसा भी कहते हैं। एनआरआई लोग थे वहाँ पे। वहाँ पर क्या मेन फोक्स सब बाहर थे जी। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, स्पेन में कॉन्ट्रैक्टर थे, उसके बाद में कनाडा में कॉन्ट्रैक्टर थे, हाँ, साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। वहाँ से बहुत पैसा इन लोग भेजते थे, हाँ, इसीलिए तो रिच था। उन लोग पढ़े लिखे थे, लोग बहुत अच्छे घराने के थे। ऐसे नहीं थे कि लेबर अपने जो
बड़ौदा में हाँ, कहते वही, मामा लोग, काफी ऐसे मामा अच्छे लोग नहीं घर थे। से थे वो लोग, राइट। मगर उनका एक ये था कि वो एक आधा आधा घंटा 1 घंटा कुछ मैनुअल लेबर करे, ऐसा इनका सोशल कस्टम था। जी। तो कभी कभी वो चले जाते थे रोड कंस्ट्रक्शन के साइट पर, माँ बेटी चले जाती थी राइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर, उनका वो एक सोशल कस्टम थी। तो उनको पता था कि कंस्ट्रक्शन कैसा करना है। ओके, नाइस। तो हमने जाके फिर उस सरपंच से बात की और वहाँ के लेडीज़ को से बात की कि भाई ऐसी बहुत ऐसी परिस्थिति है और आप कर सकते हो क्या मदद। सरपंच तैयार हो गया, कुछ औरतें तैयार हो गई 30-40। हमने कहा चलो। तो जब आना चालू हो गई तो उसके पीछे फिर और औरतें करते करते ओके, पूरा एक के गांव, बाद एक फिर सब लोग, जी। हाँ करेक्ट, पूरा गांव आ गया क्योंकि उनमें थोड़ी ऐसा देशभक्ति जाग गई कि हमें ये लड़ाई चल रही है और ये आर्मी की मदद करना ज़रूरी है। जी। तो तो फिर जी। उनमें उतना मतलब जज्बा दिखा मुझे कि वो मरने की परवाह नहीं कर रही थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया था बाजू के गांव में, बिल्कुल। और वो 18-16 साल के बच्चों लड़कियों से लेके 55-60 साल के औरतों तक सब लोग आ गए। तो सब एज ग्रुप में थे वो, यंग थे, ये वो थे। तो बहुत ज़बरदस्त माहौल था। फिर उन्होंने रिपेयर करना चालू कर दिया और हमें सबसे प्रॉब्लम ये था कि अभी इनकी रक्षा कैसे करें, अभी कोई अटैक हो जाए। तो हमने उनको बताया कि ऐसा सायरन बजता है, ये दो तरह के सायरन बजते हैं। एक बजता है कि जब एयर रेड आ रहा है, जब दुश्मन के हवाई जहाज अटैक करने आ रहे हैं, और दूसरा आता है कि ऑल क्लियर, कि भैया कोई नहीं आ रहा है। और हमने वो बजा के दिखाया उनको और बताया कि जैसा भी एयर रेड सायरन बजेगा तो आप बाजू के शेल ये जो है बंकर्स में, ट्रेंचेस में चले जाओ और या अपने प्रिकॉशन लो, और जैसा कि ऑल क्लियर हो जाएगा फिर से काम पे लग जाओ। तो उन्होंने फिर उसका पालन किया और बहुत मेहनत से वो काम पे लग गए और बहुत जल्दी से हमारा एयरबेस उन्होंने जी। ऑपरेशनल कर दिया। बिल्कुल। कोई भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि औरतें, और उनकी ये देखो कि जब आदमी लोग एयरफोर्स के आसपास आना नहीं आ रहे चाहते, थे जब, जी। 1 किलोमीटर दायरे में नहीं आना चाह रहे थे, ये औरतें अंदर आके, जी। वॉर जोन में आके और रनवे पे आके, जहाँ के टाइम बॉम्ब फूट रहे थे, एयर रेड वार्निंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी, इन्होंने बहुत कमाल की बात करके दिखाई। जी। बहुत ज़बरदस्त ये सर, हिस्ट्री में है। जी। ऐसा सुना है कि कुछ ग्रीन कलर का बिछा दिया जाता था, या वो ग्रीन कलर का कुछ पहन के आते थे, वो क्या है उसके बारे में, जब वो एयरवेज ठीक करने के लिए जब आते थे? नहीं, वो जो झाड़ियाँ थी वहाँ ग्रीन। जी। तो हमने बोला था जहाँ तक कि यदि यदि आपके पास ग्रीन कपड़े तो पहन के आओ, कारण कि वो आप वहाँ चले जाओगे ग्रीन तो एकदम वो अच्छा। ऊपर से दिखेगा नहीं आपको। दिखेगा नहीं, आप जी। बहुत ब्राइट कलर में रहेगा तो वो पायलट को दिख जाएगा कि अच्छा। यहाँ कोई घूम रहा है, ये कर रहा है। तो ओके। बाकी इसका कुछ नहीं था, मगर वो लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेते थे जी। और ये करते थे। सर, आपने आज तक, जैसे कि आपने बताया, ऐसा नहीं था कि ये आपका फर्स्ट था। आज तक आपने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। उस वक्त का भारत और आज का भारत आप क्या देखते हैं? एक तो पहले थोड़ा सा और बताता हूँ ये औरतों के बारे में। जी। फिर वो क्या हो गया, तो 5-6 दिन के बाद सीज फायर हो गया। जी। फिर हमने, और हम जीत गए वो लड़ाई। हाँ, बिल्कुल। तो हमने फिर विक्ट्री सेलिब्रेशन सब तरफ होना चालू हो गया। भुज में हो गया, स्कूल के बच्चों ने फिर विक्ट्री सेलिब्रेशन किया, कॉलेज ने किया, माधापुर ने तो बहुत बड़ा विक्ट्री सेलिब्रेशन किया जी। क्योंकि उनकी उनका खुद वो का ही खुद था। उन्होंने पार्ट लिया बिल्कुल। था। हमने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया। फिर क्या हो गया कि ये जो औरतों ने काम किया था, ये बात इंदिरा गांधी के कान तक पहुंच गई। हाँ, उन्होंने भी बोला था सम्मान करने के लिए। हाँ, तो उन्होंने फिर 24 दिसंबर को वो भुज आई। हम्म। वो एक ही भुज स्टेशन है जहाँ इंदिरा गांधी ने विज़िट किया, बाकी जी। कहीं भी विज़िट नहीं किया। उन्होंने आके हमें बताया कि आपने बहुत बड़ी कारीगरी की है और देश को और ये कच्छ को बचा लिया है, और मुझे फ़ख्र है आप लोगों को, मैं थैंक यू देती हूँ। उसके बाद में फिर सर्किट हाउस में एक प्रोग्राम था, वहाँ ये 300 महिला आई थी जी। और वहाँ उनका लंच का प्रोग्राम था इंदिरा गांधी के साथ। हम सब लोग बिल्कुल। गए, फिर ये सब औरतें उनको मिली
अपनी अपनी कहानी सुनाने लग गई। लंच किया। इंदिरा गांधी बहुत खुश हुई कि भैया इतना बड़ा काम हमारे देश के औरतों ने किया है लड़ाई में। और शाम को एक पब्लिक रैली थी, वहाँ पर इंदिरा गांधी गई और उन्होंने बताया कि हम लड़ाई जीत गए हैं। आर्म फोर्सेस ने, हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, मिलिट्री ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत लोग शहीद हो गए हैं, मगर हम वॉर जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात ही वो कहती कि उस टाइम पर हमारे पास एक झांसी की रानी थी, अब यहाँ 300 झांसी की रानी को मैं मिला हूँ। और ये बहुत बड़ा ये, तो जैसा भी हो इंदिरा गांधी के मुंह से निकला कि 300 झांसी की रानियाँ, फिर रिपोर्टर्स आना चालू हो गए, देश से विदेश से भी इनका इंटरव्यू लेकर, तो उनको बहुत रिकग्निशन मिला। नहीं तो ये बात गुजरात में ही रही रहती, बाहर नहीं निकले थे, मगर वो उसमें सब उनको मिला। और ये बहुत गर्व की बात है कि अब उनके ऊपर एक मूवी भी निकला है। बिल्कुल। अच्छा, मूवी की जब बात करते हैं, आपने सोचा था कि कभी मूवी ऐसी बनेगी? दो चीज़ें हुई, एक तो फिर भूकंप आया ना, जी। तो ये कहानी दब गई फिर इसमें, भूकंप के इसमें। अच्छा, जी जी बिल्कुल। उसके बाद में फिर चालू हो गए, लोगों ने रिवाइव करना चालू कर दिया, औरतों ने बोला कि हमने इतना काम किया ये। फिर वो मनोहर पर्रिकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ के एक वीरांगना स्मारक बनाया है। हाँ, वहाँ पे सब उनके नेम के साथ पूरा है। किसके साथ? उन लोगों के सबके नाम के साथ वो हाँ, स्मारक उनके नाम दिया है। हवाई जहाज भी बने वहाँ पर, वो रनवे पे खुदाई का काम कर रहे हैं, उसके स्टैचूज बने हैं, बहुत बड़ा वीरांगना स्मारक बना। और बाद में मुझे फ़ोन आने लगे कि मैं गुजराती फिल्म करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं क्या नाम इसका सीरियल बनाना चाहती हो, मैं फिल्म बनाना चाहते हो। कोई कह रहा था नेटफ्लिक्स बनाना चाहते हैं, कोई ऐसे आते थे, लोग आते थे। मैं उनको पूछता था कि आपको क्या स्टोरी के बारे में पता है, क्या रिसर्च किया आपने, तो उनको इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने बोला कि ये इनसे नहीं होने वाला काम। फिर मुझे मुलाकात हुई कि अभी के जो डायरेक्टर है अभिषेक दुधाइया, ये कच्छ के रहने वाले हैं और इनकी नानी जो थी वो ये 300 महिला में से एक थी। उसने, उनके नानी ने एक्चुअली काम किया था और वो अपने पोता पोते को सुनाती थी कि ऐसी लड़ाई हुई थी, रनवे डैमेज हुआ था, सायरन बजते थे, बॉम्बिंग होती थी और हमने जाके काम किया। तो अभिषेक दुधाइया को ये स्टोरी पता थी और ये अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बताता था, टीचर्स को बताता था। बाद में इत्तेफाक से वो टीवी वर्ल्ड में चले गया। उसने बहुत सारे टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं और क्या नाम उसका ड्रामाज भी डायरेक्ट किए। मगर उसके अंदर ये था कि भाई मुझे इस नानी ने जो मेरा बताया इसके ऊपर मेरे को मूवी बनाना। तो उसने 10 साल रिसर्च किया, ये सब वीरांगनाओं को मिले, उसकी स्टोरी सुनी, जो सिविलियन थे उनसे बातचीत की, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर होते उनके बातचीत की और मिलिट्री वालों से बातचीत की। ऐसा करके उन्होंने वो स्टोरी एब्सोल्युटली फुल प्रूफ स्टोरी बनाई। फिर उन्होंने बताया कि साहब मैं आपका नाम इसमें, मेरे को परमिशन दो कि आपका नाम इसमें डालें। तो मैंने कहा मगर स्टोरी क्या है? तो उन्होंने स्टोरी सुनाई तो मेरे को पता लगा कि ये बंदा है, ये अभी बना सकता है। और उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि साहब मैं इस तरह की बनाऊंगा, मूवी बनाऊंगा जो कि बहुत बड़ी होगी और रिकग्निशन होगी। तो मैंने बोला कि हाँ चलो लग जाओ। फिर उन्होंने बोला कि सर आप, मैं क्या कि बहुत मूवी बफ हूँ, मैं सब मूवी देखता हूँ, अभी तो बंद 2 साल से बंद है, मगर मेरे को मूवी देखना पसंद है। तो मैं हफ्ते में 2-3 मूवी जाके आराम से देख ही लेता हूँ। तो मुझे सब पता था हिंदी फिल्म के बारे में, कौन कौन एक्टर्स है बता कर। तो अभिषेक दुधा ने बताया कि बोला कि सर यदि ये मूवी, जब मैं ये मूवी बनाता हूँ तो आपको क्या लगता है कि आपका रोल किसने करना चाहिए? तो मैंने बोला कि अभिषेक अजय देवगन। अच्छा, आपने क्यों इनका ही नाम लिया? क्योंकि मैं मूवी वफ था ना, मेरे को सब एक्टर से पता थे कि कैसे काम करते, क्या हैं, कितना जोश है लोगों में, क्या है, कोई शो वाले हैं, कोई ज़्यादा बॉडी वाले हैं, कोई जी। तो मेरे को लगा जो सूट हुआ कि भैया अजय देवगन स्लिम एंड ट्रिम, इंटेंस आँखें उनकी और बहुत ज़बरदस्त
यूनिफॉर्म में काम करते हैं। हाँ, उनके पहले भी ऐसी काफ़ी पिक्चर्स रही है। उन्होंने आर्मी का भी रोल निभाया, हाँ। ये क्या पुलिस का भी रोल। कर दिया उन्होंने, जी। तो फिर अभिषेक दुधा ने बोला कि सर आपने क्या बात कर दी, मेरे भी दिमाग में अजय देवगन का नाम है, मैं उनको जी। अप्रोच करता हूँ। फिर उन्होंने अप्रोच किया और अजय देवगन ने हाँ बोल दिया और ये भी मूवी बन के तैयार है। सर, जैसे कि आपने बोला कि आप मूवीज़ देखते हैं और आपको शौक है, आप देखते हैं, तब तो आपने सारी मूवीज़ देखी होगी, बॉर्डर, एलओसी, जो भी बनी है। आप मुझे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जो मूवियाँ बनती है, जो रियल में वहाँ कहानी होती है और जो मूवी बनती है, ज़्यादा डिफरेंस होता है या कम होता है, क्या होता है? आपने तो देखी भी है मूवीज़ सारी। ऐसी बात है कि ये सब स्टोरी राइटर, जी। डायरेक्टर, फोटोग्राफर इनके ऊपर होता है, क्योंकि हुँ, उनको पता रहता है कि ऐसी चीज़ हुई है। बॉर्डर में हमें जैसा पता था कि उनके जी। टैंक आ रहे हैं, वहाँ हाँ। पर एक चौकी में बहुत कम लोग थे, फिर एयरफोर्स आई, जी। तो स्टोरी वो रेडी रहती है, मगर उसको रिक्रिएट करने का जो विजन रहता है जी। जो दिमाग में कि भैया कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, तो जो अच्छे से रिक्रिएट करता है उसकी मूवी फिर थोड़ी रियलिस्टिक हो जाती है। जी। आपने देखा कि बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज़ वियतनाम पे ये है मरते हैं वो, जी। तो भी बहुत रिसर्च करते हैं, वो रिक्रिएट करते हैं, वो सीन्स को उसमें ताकत लगा देते हैं, फिर जाके वो फिर होता है। क्योंकि ये वॉर मूवी बनाना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत डिफ़िकल्ट बात है, बहुत मेहनत की बात है। काफ़ी समय भी जाता है उसमें। हाँ, डबल समझ आता है। अच्छा, आपने भूज मूवी देख ली? हाँ, मैंने तो पहले ही देख लिया था। नहीं, अभी वापस देखी कि नहीं? हाँ, वापस फिर से देख लिया। अच्छा, तो अब आपने जब आपने कहा है आप मूवीज़ देखता है, तो अब भूज मूवी के बारे में बताइए कि इसमें आपने जो नहीं, सोचा उसके था बारे में वैसा, कुछ नहीं बताऊंगा, आप देखिए और आप उसको ये देखिए। पर आपको कैसा लगा मैं कि मैं जो आपने कुछ सोचा नहीं था? बताने वाला, मैं कुछ नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं ये कहेंगे। बनी मूवी बनी है आप लोगों को देखने के लिए। हाँ, वो तो बिल्कुल बस हम ठीक है, सब तो आप लोगों के देखिए, देखने आप के लिए देखिए, है। मैं क्या बताऊंगा फिर। मैंने देख ली, बहुत अच्छी। हाँ, इन्होंने तो, उनका- मैंने पहले ही बोला था सर, ट्रेलर आ गया है तब से ही देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रेलर था, तब से अभी ही है। इन्होंने देखी है तो वही जी। है कि ये मूवी बनाई है आपके लिए। बिल्कुल। स्टोरी मेरी, मगर ये स्टोरी मेरी और वो औरतों की स्टोरी, मगर ये स्टोरी बनी आपके लिए। तो मेरे को मत पूछो कि मेरे को कैसी लगी, हाँ, समझ गए। Of course। आपको कैसे लगी इसके ऊपर मेरी ये है, मेरे को खुशी और ये दुख बिल्कुल, होने वाला। लोगों को कैसी लगी वो लोगों को बहुत कैसे ज़्यादा लगे, लोगों को इम्पोर्टेंट। पसंद आए तो मुझे खुशी होगी। जी। और मेरा ये सर, सुन के पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है और आप देखते भी हैं। सर, एंड में अभी जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं, उसको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली? बिकॉज़ बहुत सारी प्रॉब्लम से आजकल के जो यूथ है वो गुजर रहे हैं, और उसमें भी ज़्यादा सब लोगों को करियर की ज़्यादा चिंता होने लगी आजकल। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? बात ऐसी है जी। कि हिंदुस्तान के यूथ, हुँ। उसमें जो पैट्रियोटिज्म रहना चाहिए, हुँ। जो देशभक्ति, मातृ मातृभूमि के बदल का जो उनको आदर रहना चाहिए, जी। वो बहुत कम दिखाई देता है। हुँ। वो कहते हैं कि देश ने मेरे लिए ये करना चाहिए, ये मेरे लिए ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, राइट, आजकल बहुत ज़्यादा है। मगर ये नहीं सोचते कि भाई आपकी देश के बारे में जिम्मेदारी क्या है। हुँ। आपको बिल्कुल। पैट्रियोटिज्म रहना चाहिए, आपको देश से ये करना चाहिए। आप ये करते हैं कि देश सेवा मतलब क्या, मिलिट्री में जाना नहीं है देश सेवा, आप सिविलियन रह के भी रोज़ के रोज़ देश सेवा कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि ट्रैफिक रूल्स पालन करना, वो नहीं करते आप, तो ख़त्म हो गई देर बात, बहुत ही बात ही ख़त्म हो गई। सब इसके आगे बाद में बात करना, इतनी डिसिप्लिन नहीं कि भैया हेलमेट पहनना है, रेड लाइट तोड़ के नहीं जाना है, ट्रैफिक के उल्टा नहीं जाना है। तो क्या उसमें आपके क्या कैरेक्टर है आपका? और फिर पुलिस पकड़ लिया तो उसको फिर आप कहते हैं कि कभी उसको मार देते, कभी उसको पैसे खिला के निकल जाते, फिर जाके बोलते कि मैं, अरे ये क्या देश का कैरेक्टर है? ये जो युवा है इस तरह से बड़े होने के बाद क्या होंगे? फिर वो पार्लियामेंट में जाके नहीं चलाएंगे, जैसा भी चल रहा है पार्लियामेंट में लफड़ा चल रहा है। तो जो उसमें देशभक्ति का जब रहेगा तो आपको डिसिप्लिन आएगा। जहाँ जहाँ भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है जो जो देश में,
रशिया है, थाईलैंड है, इसराइल है, वहाँ के लोग अलग हैं। वो पहले वो जो भी करते हैं कहते मैं देश के लिए कर रहा हूँ। मैं कचरा फेंकूंगा तो कहूँगा कि ये, हम कहते हैं कि भारत माता की जय, आप माता कहते हो, हाँ माता के ऊपर आप कचरा फेंकोगे, थूकोगे अपने माँ के ऊपर, तो आप फिर इसको माँ क्यों बोलते हो? उस पर आप गंदगी करते हो, ये करते क्या? तो ये थोड़ी ये जिद मैं बता के कुछ नहीं होने वाला, ये दिल में जागना चाहिए। इसके लिए स्कूल में पढ़ाना चाहिए। हर एक पेरेंट ने अपने बच्चों को सिलाना चाहिए, मगर वो पेरेंट तो खुद रेड लाइट में जाता है, सिखाता है बच्चों को कि भैया रेड लाइट हो गई तो भी तोड़ के चले जाना, कुछ नहीं होता, देख लेना पुलिस ने, भाग जाना। ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों को देशभक्त बनाए। ये जिम्मेवारी हर एक टीचर की है कि अपने बच्चों को देशभक्त बनाए। ये जिम्मेदारी हर एक यूथ की है कि वो खुद के खुद देशभक्त बने, डिसिप्लिन करे, रूल्स और रेगुलेशन में ऐसा कुछ भी कार्य न करे जिससे कि ये देश का नाम खराब हो, हमारी बेइज्जती। बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। सर आपने इतना उम्दा मैसेज दे दिया है, तो एक और छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल का यूथ आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा जाना चाहता है, उसको लेकर आप क्या मानते हो? नहीं, वो जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, जी मगर ये बात ऐसे हो जाती है कि वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ सब उसके रूल्स रेगुलेशन पालता है मगर यहाँ नहीं पालता। तो ठीक बात है, क्योंकि अपने यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, यदि उनको रोजी रोटी वहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो हर एक ये उसको रोक नहीं लगाना चाहिए। वो अपने सपने पूरे करते हैं ये, मगर अपने सपने पूरे करो, मगर जहाँ भी रहते हो, जो देश में रहते हो, वो देश से प्यार करो, देश का सम्मान करो, वहाँ के लोगों का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो। यहाँ तो कभी कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ए बुड्ढे, ओए दादा, कहाँ कैसे गाड़ी चला रहा है तू? ऐसा बोलते हैं? हाँ, ओके। तो क्योंकि मैं रुक जाता हूँ रेड लाइट पे, इनको जाना चाहते तो इनको पीछे से जल्दी हॉर्न निकलना करते, होता फिर है। जी कहते हैं क्या मैं रुका है तू? सीरियसली तो मेरे को बहुत हंसी है, तो मैंने कहा भैया तू आप, मैं रेड लाइट में रुकूंगा। तो ये मतलब बुजुर्गों का इसमें क्या है कि बुजुर्गों का जरा, अब ये जब बड़े होंगे मेरे एज के, तो उनको भी लोग नीचे ऐसे ट्रीट बिल्कुल करेंगे। हर किसी का वक्त यदि इन लोग नहीं अपने बच्चों को सिखाएंगे कि ये भैया बुजुर्गों का करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने सच में बहुत ही उम्दा मैसेजेस दिए हैं। आज तक मैं हमेशा एंड में हर किसी को मैसेज पूछती हूँ, पर इतना उम्दा मैसेज किसी ने नहीं दिया। और आउट ऑफ इंडिया के लिए जो अभी आपने कहा कि उस कंट्री की सारे रूल्स फॉलो करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि सच में हमारी कंट्रीज़ के रूल्स हम फॉलो नहीं करते। शायद मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने भी कभी कभार रूल्स तोड़े ही है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बात मुझे भी आपने सिखा दी है। जैसे कि જેમ કે મેં આપ સૌને કહ્યું છે કે આપણે ભુજ મૂવી જે આવી રહી છે તેના રિયલ લાઈફના જે હીરો છે તેમની સાથે વાત કરીશું ને આપણે તેમની સાથે વાત કરી। ખૂબ જ સુંદર મેસેજ તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે કે આપણને 75મા સ્વાતંત્ર્યતા દિવસની ઉજવણી તો કરી રહ્યા છે, પરંતુ ઉજવણીની સાથે સાથે આપણે દેશભક્તિ પણ શીખવી પડશે। ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો અમારી સાથે જોડાવા માટે। કેમેરા પર્સન ગૌતમ સોનુને સાથે હું મનીષા મહતો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ।